हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस करेंट अफेयर में बात करेंगे 3 मई से लेकर 5 मई तक के करेंट अफेयर को। हमारा अभी लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मेरा रिकॉर्डेड सेशन ही चलेगा 1-2 दिन, उसके बाद फिर हम लाइव सेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर सारे जितने भी वीडियोज़ हैं हिस्ट्री पॉलिटी के सब आने स्टार्ट होंगे। अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब है तो अभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे 3 से 5 मई तक का करेंट अफेयर को। हमने ऑलरेडी 2 मई तक के करेंट अफेयर को हमने ऑलरेडी, जो अप्रैल वाला हमारा करेंट अफेयर रिवीजन था उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था। तो ये 3 से लेकर 5 मई तक का करेंट अफेयर है। तो आपका कहीं भी करेंट अफेयर नहीं छूटा है। अप्रैल में बीच में 6-7 दिन बीच में क्लास नहीं चली थी, तो उसका मैंने उसमें ही अप्रैल के पूरे रिवीजन वाले में हमने उसमें डाल दिया था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 3 से 5 मई के करंट अफेयर को। पहले हम बात करेंगे हेडलाइन के, ठीक है। तो हेडलाइन पहला आप देख सकते हो, रिनोव्ड सितार प्लेयर देबू चौधरी डाई इन न्यू दिल्ली। पहला बात ये सवाल आ सकता है कि देबू चौधरी हाल ही में जिनका निधन हुआ वो किस खेल से किस फील्ड से संबंधित है। तो सितार, कौन सितार वादक है, क्या है सितार वादक, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। एस जयशंकर हैं, वो अभी कहाँ गए हैं, तो ब्रिटेन गए हैं, यूके गए हैं 4 दिन के विजिट पे। मई 4 को वहाँ पे जो होने हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग है G7 का, उसका ध्यान रखिएगा। तो G7 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, ये सवाल आ सकता है। तो वो हमारे एस जयशंकर ने किया, क्योंकि वो ही फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, एस जयशंकर। और कहाँ पे G7 का हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का, ये पूछे G7 के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग कहाँ हुआ भैया, यूके में। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में होने हैं। स्पेस एक्स सेफली रिटर्न 4 एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन इट्स ड्रैगन कैप्सूल स्पेस क्राफ्ट। सबसे बड़ी बात मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि स्पेस एक्स ने अपने 4 एस्ट्रोनॉट को लेके गया था। एक जापान अंतरिक्ष एजेंसी का एक एस्ट्रोनॉट था, एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का था, नासा का 2 था। 4 एस्ट्रोनॉट को लेके गया था ये अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ ले गया था, ठीक है। फिर वहाँ से अब रिटर्न सेफली आ चुका है अपने ड्रैगन कैप्सूल स्पेस कैप्सूल। कौन सा क्राफ्ट का नाम है, ड्रैगन कैप्सूल। तो ये सारे जो भी महत्वपूर्ण क्राफ्ट का नाम है, ये आपको एयरक्राफ्ट का नाम, ये सब आपको ध्यान में रखें, ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल। ओके, जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर टू श्यामला गणेश। देखिए, जापान का एक कहने का मतलब ऑनर है, एक उसका, आप जैसे कि हमारा भारत रत्न है उस तरह से जापान का एक ऑनर है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऐसे भी जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा था। तो ये भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन कहाँ का है, तो ये याद करने का चीज़ है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि राइजिंग सन तो जापान ही है। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर किसको मिला भैया, श्यामला गणेश। और श्यामला गणेश एक टीचर है जो कि जापानीज भाषा को पढ़ाती है, जापानीज लैंग्वेज को पढ़ाती है। तो जापानीज लैंग्वेज वाला टीचर को ही मिलेगा, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये आपको मैं थोड़ा सा स्केल चेंज कर लूँ उसके बाद। तो दिस अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड टू दोज हु हैव मेड डिस्टिंग्विश अचीवमेंट इन द प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर। जो जापान के संस्कृति, जापान उनके अचीवमेंट इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन उसमें अचीवमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट इन द फील्ड एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल मिलाकर जापान के जो भी चीज़ों में प्रमोट करे, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को प्रमोट करे, उनको मिलता। तो वो इस बार मिला है श्यामला गणेश को, ये ध्यान रखिए, श्यामला गणेश को। ओके, जापान का कैपिटल कहाँ भैया, टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, और प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, योशिहिदे सुगा है जापान के कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक अभी होने वाला, टोक्यो ओलंपिक जापान में होने वाला। अब नेक्स्ट ओलंपिक पता होना चाहिए आपको, टोक्यो ओलंपिक। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो डाला आर्टिकल्स 164 एंड आर्टिकल 75 क्यों डाला है, बिकॉज अभी आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो नंदीग्राम सीट से हार चुके हैं, ठीक है। जो ममता बनर्जी जिस सीट से खड़ी थी और ऐसे वो सीएम कैंडिडेट थी और वो अपने ही सीट से वो हार चुकी है। तो जब वो
एक एमएलए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएलए होता है विधानसभा चुनाव में, तो जब वो एमएलए नहीं है तो सीएम कैसे बन सकता है? आपको पता होना चाहिए कि सीएम का चुनाव नहीं होता, एमएलए का चुनाव होता है और एक बहुमत दल के एक नेता को चुना जाता है, ठीक है। तो भाई मुख्यमंत्री वही बनेगी। तो उसके लिए आर्टिकल 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। पहला बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75 का एक कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुनेगा। और देखिए फिर वही स्टेट वाला देखें, स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में 164 कहता है कि गवर्नर राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री को चुनेगा। तो 75 और 164 ये सब आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं स्टेट और सेंट्रल वाले कि जो मैं आप ऐड करके याद कर सकते हैं। जैसे 75 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 89 जोड़िएगा तो वो 164 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है कि वो 89 जोड़ने के बाद वहाँ पे सारी चीज़ें सही हो मतलब कहने का मतलब कि आप याद करने में आसानी होता है। जैसे कि मैंने अटॉर्नी जनरल में मैंने बताया था आर्टिकल 76, आर्टिकल 165 इस तरह से, तो वहाँ पर भी हमने देखा था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ठीक है। तो 75 आर्टिकल में क्या कहता भैया कि पीएम चुनेगा और उसके अदर मिनिस्टर को राष्ट्रपति चुनते हैं, मतलब राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, सॉरी चुनते नहीं, नियुक्त करते हैं, ओके। फिर आर्टिकल 164 का 2 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट ये सब मैंने ऑलरेडी, आप देखिएगा जाके, अभी लास्ट वीडियो जो हमारा है पॉलिटी का, उसमें मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, किचन कैबिनेट क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे चर्चा किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और तो ये क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, मतलब कहने का जो विधानसभा है राज्य की जो विधायिका है उसके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी अच्छा से बताया क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने बताया, ठीक है। और 164 में कहता है कि गवर्नर एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी शपथ होगा वो दिलवाएगा कौन भाई? शपथ किसके सामने में होगा? तो राज्यपाल के सामने में होगा। उसी तरह यहाँ देख लीजिए 75 का, देखिए 75 का 4 में देख लीजिए क्या है कि ये जो जितना भी मंत्रियों का, जितना भी एमपी का, यहाँ एमएलए है, यहाँ पे क्या भैया एमएलए है, यहाँ पर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका जो ओथ है, शपथ है, वो राष्ट्रपति के सामने में होगा, या राष्ट्रपति किसी को अगर अपॉइंट कर देता है तो उसके जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है उसके सामने में होगा। ये सारी चीज़ हमको नहीं समझना, हमको एक चीज़ समझना है कि आर्टिकल 164 का 4 सबसे महत्वपूर्ण जो है। आर्टिकल 164 का 4 कहता है भैया कि देखिए अगर कोई मिनिस्टर, वो मतलब जैसे कि ये हुआ कि यहाँ मिनिस्टर की बात कर रहा है, ये मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक, जो मंत्री किसी को अगर हम बनाएं, ठीक है, किसी को मंत्री हम अपॉइंट कर दिए हैं, राष्ट्रपति ने किसी को मंत्री अपॉइंट कर दिया है राज्यसभा में या लोकसभा में, या विधानसभा में गवर्नर ने किसी को मंत्री अपॉइंट कर दिया है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है मंत्री। ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीत के ही आए, वो किसी को भी मंत्री अपॉइंट कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास है। हाँ, अगर जैसे कि आपको अगर मंत्री बना दिया या आपको सीएम बना दिया गया, जैसे कि आप सीएम कब बन पाइएगा? जब आपको कहीं ना कहीं आपको एक राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, सॉरी मतलब गवर्नर अपॉइंट करेगा। जब गवर्नर ने आपको सीएम अपॉइंट कर दिया, आपने चुनाव कहीं से जीता ही नहीं है, आप अभी तक एमएलए हैं ही नहीं, और आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जैसे कि अभी ममता बनर्जी को बनाया जाएगा, ममता बनर्जी को आर्टिकल 164 का 4 का यूज़ करके गवर्नर जो है उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बट एक कंडीशन है कि उनको 6 मंथ के अंदर, ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, 6 महीने के अंदर उन्हें, मतलब ये रहा कि अगर उन्हें बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो विदिन 6 मंथ उन्हें एमएलए का चुनाव जीतना पड़ेगा, कहीं से जीते कैसे भी जीते, चाहे तो नॉमिनेटेड हो जाए, अगर उसके राज्य में इस तरह से नॉमिनेटेड का मतलब व्यवस्था हो, तो किस तरह से उसको मंत्री या मतलब एमएलए बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उसको 6 महीने के अंदर एमएलए बनना पड़ेगा, कोई भी सीट से बने, कहीं से बने। अगर वो एमएलए नहीं बनती है तो फिर वो सीएम भी हट जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए, वो सीएम भी हट जाएगी। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान होना चाहिए। किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, एनीवन, ठीक है, किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है, और राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको एमपी का चुनाव कहीं से जीतना पड़ेगा। या तो वो राज्यसभा का सदस्य एमपी बन जाए, राज्यसभा का एमपी कहीं से बन जाए। जैसे कि आप मनमोहन सिंह को देख लीजिए, वो राज्यसभा के एमपी थे,
ना कि वो लोकसभा के एमपी थे। तो वो राज्यसभा के एमपी थे, तो जैसे कि अभी मान लें सचिन तेंदुलकर है, राज्यसभा के एमपी है, तो उनको भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं कि विराट कोहली, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो विराट कोहली को 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ उन्हें राज्यसभा या लोकसभा का सदस्यता हासिल करना पड़ेगा, कैसे भी कोई भी ग्राउंड पे, चाहे वो नॉमिनेटेड हो जाए, चाहे चुनाव जीते या बाई इलेक्शन कुछ भी करके। तो उसी तरह से ये है। तो आर्टिकल 164 का 4 और आर्टिकल 75 का 5, ये दोनों ध्यान रखें। देखिए कैसे याद करेंगे, 75 का सब क्लोज कैसे याद होगा, 75 है तो लास्ट में क्या है 5, तो 75 का 5, 164 है लास्ट में क्या है 4, 164 का 4। तो इस तरह से दोनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और 75 में 89 जोड़ने का 164 आता है, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 164 का 4 और 175 का 5 आर्टिकल है जो सीएम और पीएम को मतलब बना सकता है, अगर वो मेंबर नहीं है फिर भी, बट विदिन 6 मंथ उन्हें करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं 6 मंथ के अंदर तो उनका फिर वो जो सीट है वो सीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे परमिटेड इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फॉर द पर्सनल यूज थ्रू पोस्ट, कुरियर, ई-कॉमर्स पोर्टल अंडर गिफ्ट कैटेगरी एमिड सर्ज इन कोविड-19। देखिए अब कोविड-19 का केस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो बोलने की बात है ही नहीं, इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब बहुत ही भयावह स्थिति हो चुका है कोविड-19 का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब पर्सनल यूज जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, इसका क्या काम है, जो कि वातावरण से ऑक्सीजन को, ये कहने का मतलब कि उसमें इस तरह से डिवाइड होते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। जैसे वातावरण में तो बहुत सारे गैस है, लेकिन ये ऑक्सीजन को ही कैसे भी करके मतलब प्योरीफाई करके ये ले लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ठीक है। वो थोड़ा साइंस का टर्म है, उसको हम कहीं और बताएंगे। तो ये है कि एक मेडिकल डिवाइस है जो कि कंसनट्रेट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द एम्बियंट एयर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिमांड अभी है कोविड-19 के टाइम में, ऑक्सीजन की कमी है। तो पर्सनल यूज़ के लिए भी पहले गवर्नमेंट पर्सनल यूज के लिए नहीं था कि पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल में यूज होगा, लेकिन पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का आप क्या है कि नहीं, आप पर्सनल यूज कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि थ्रू पोस्ट के थ्रू कहीं से मंगवाना है तो पोस्ट के थ्रू आ जाएगा, कुरियर के थ्रू आ जाएगा, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब जैसे कि गिफ्ट कैटेगरी के अंदर, जैसे कि हम गिफ्ट भेजते हैं, राखी भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, तो उस पर हमें टैक्स नहीं लगता। तो उस तरह से गिफ्ट कैटेगरी के अंदर, जैसे कि आपको फॉरेन, जैसे कोई आपके विदेश में रह रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उनके पास डिवाइस है तो वो भेज सकते हैं आपके पास, तो इस तरह से उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, ध्यान रखिएगा, ओके। इम्पोर्ट ऑफ गुड इंक्लूडिंग दोज परचेज फ्रॉम द ई-कॉमर्स पोर्टल थ्रू पोस्ट और कुरियर is sought as gift is prohibited excepted for the life saving drugs, medicine, oxygen concentrator, राखी, but not gift related to the राखी। ये बताया गया है कि सरकार ने देखिए कह रहा है कि सरकार ने शुक्रवार को देश, यहाँ नीचे हिंदी में आप पढ़ ली चीज़ों को, डाक या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टलों से खरीदे गए सामानों सहित सामानों का आयात, जहां सीमा शुल्क निकासी उपहार के रूप में ली जाती है, जीवन रक्षक दवाओं और इसको छोड़कर निश्चित, मतलब इस सब को कहने का मतलब इस सब चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि जीवन रक्षक दवाएं हैं, दवा है, मेडिसिन है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, इन सारों को छोड़ के, ठीक है, सब पर मतलब कहने का कहीं ना कहीं टैक्स लगता है। ये चीज़ इसमें कर दिया गया, मतलब इसको इस कैटेगरी में ला दिया गया कि इस पर टैक्स ना लगेगा। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कोई बाहर से अगर मंगवाते हैं तो ध्यान रखिएगा। P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट यूएस क्लियर सेल टू इंडिया। यूएस ने इंडिया में सेल करने के लिए P8I एयरक्राफ्ट को, अपने P8I एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए मतलब मान गया, ठीक है। तो ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मैं तो पेट्रोलिंग का काम करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बहुत ही लंबे दूरी तक कर सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय बोइंग फॉर इंडियन नेवी। ये देखिए इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी का है जैसे कि समुद्र के पेट्रोलिंग करना चारों तरफ, तो जहाज़ से तो नहीं संभव है, तो फ्लाइट से कर सकता है। तो ये बोइंग के द्वारा बनाया गया भैया, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ये वेरिएंट है P8A पोसिडोन का, ठीक है, पोसिडोन का, ठीक है। पोसिडोन एक है जो यूएस नेवी इस्तेमाल करता है, पोसिडोन, तो उसी का एक ये वेरिएंट है, उसी का एक वर्जन है, ध्यान रखिएगा। कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग मैरीटाइम पेट्रोल, मैरीटाइम तो समुद्र का पूरा पेट्रोलिंग करना, एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है, रिकन्सेंस मिशन एंड द सर्विलेंस, ये सारी चीज़ें करेगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ, टाइगर ट्रियम्फ में क्या भैया कि इंडिया तो शामिल होता है, जिसमें तीनों फोर्स होते हैं, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इस एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। टाइगर ट्रियम्फ मतलब, ठीक है।
ब्रज प्रहार मैंने अभी हाल में ब्रज प्रहार हुआ, ठीक है। ये स्पेशल फोर्स ऑफ यूएस एंड इंडिया का स्पेशल फोर्स और यूएस के स्पेशल फोर्स के बीच में होता है टाइगर ट्रियम्फ, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, इंडिया यूएस डिफेंस डील, इंडिया यूएस डिफेंस डील। तो इंडिया एंड यूएस हैव साइंड 5 मेजर डिफेंस डील। इंडिया और यूएस के पास इंडिया और यूएस ने दोनों ने 5 जो महत्वपूर्ण डिफेंस डील है, ठीक है, डिफेंस जो डील्स है वो उन्होंने किया है। उन सारों का हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि हमने P8 एयरक्राफ्ट के बारे में भी हमने पढ़ा, तो डिफेंस डील के अंदर ही आता है। तो सारे डिफेंस डील्स क्या है, कभी आपके एग्जाम में अगर आ जाएँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। जी सोमिया, ठीक है, जी सोमिया पढ़िए या GSOMI ये पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना आपको। इसका मतलब है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। अब देखिए, आई सी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन से जी सोमिया किससे संबंधित आप समझ चुके होंगे कि मिलिट्री के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, पहला 2002 में साइन हुआ, ठीक है। इस एग्रीमेंट में है कि मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस है, इंडिया और यूएस, इंडिया अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेगा, यूएस अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेगा इस डील के अंदर में। जैसे इंडिया का कोई भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है तो इंडिया शेयर करेगा यूएस के साथ, यूएस शेयर करेगा इंडिया के साथ। ये है जी सोमिया, याद हो जाएगा, ठीक है। लीमोआ मतलब LEMOA याद है, ठीक है। इसमें एल से लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो लॉजिस्टिक की बात इसमें हो गई, ठीक है। लॉजिस्टिक की बात जैसे कि ये 2016 में साइन हुआ। इसमें क्या भैया, ये कंट्री कैन यूज ईच अदर मिलिट्री बेसेस मेनली टू कैरी आउट रिपेयर एंड रिजम्पशन, ध्यान रखिए। मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मिलिट्री बेसेस हैं इंडिया का जैसे कि हो गया और यूएसए का हो गया, ये दोनों अब एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस को इस्तेमाल करेंगे। जब भी अगर उनको कोई रिपेयर्स का काम हो, रीसप्लाईज का काम हो, तो वो अपना मिलिट्री बेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे का। ये है भैया लीमोआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोम्स कासा, देखिए हाल में ये बहुत ही कहने का मतलब कि न्यूज़ में था, COMCA से कोम कासा। ये है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो इसमें कम्युनिकेशन की बात है और इसमें सिक्योरिटी की बात है, ध्यान रखिएगा। इस एग्रीमेंट में है कि दोनों अगर एक्सरसाइज ऑपरेशन है, जैसे कि यूएस और इंडिया मिलकर कोई ऑपरेशन चला रहा है, इंडिया और यूएस मिलकर जैसे कि युद्ध एक्सरसाइज हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ब्रज प्रहार हो गया, टाइगर ट्रियम्फ होगा, तो इनमें जो भी इन्फॉर्मेशंस होंगे, इसके टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो एक दूसरे से साझा करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसमें कहने का मतलब कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, सिक्योरिटी को लेके इसमें साझा करेंगे। ये कॉम का वे का बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कोऑपरेशन मतलब ये 2020 में साइन हुआ, अभी हाल का नया है। इसमें है कि जियो स्पैटियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जियो स्पैटियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों एक दूसरे को जियो स्पैटियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बेका के अंतर्गत में। बेसिक एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब बेसिक तो आप कोऑपरेट करिए हमें और थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सचेंज करिए, ये है वेका। 1 to 3 एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट है क्यों, क्योंकि इस एग्रीमेंट को 1 to 3 इसलिए बोला है कि इस एग्रीमेंट में है कि इंडिया एग्री टू प्लेस ऑल सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। देखिए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है सेफगार्ड, इसके अंतर्गत इंडिया एग्री हो चुका है कि अपने जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर में रखेंगे। IAEA जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड है उसके अंतर में रखेंगे। तो 1 to 3 सारे एग्रीमेंट को याद रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैं जो अवार्ड्स वाले कुछ ऐसी चीज़ें मैं उसको बार बार रिपीट करूँगा, ये आपके दिमाग से निकल जाता है अगर आप इसको अगर रिविजन नहीं करती है। तो फरवरी का करंट अफेयर, फरवरी लास्ट का है, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पे रखा इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर बात करें तो रजनीकांत को मिला है, ठीक है, बट ये दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, मतलब ये इसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मतलब कुछ फिल्मों को इसमें अवार्ड मिला। जैसे कि बेस्ट एक्टर दीपिका पादुकोण को मिला छपाक मूवी के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस्ट किसको मिला भैया, दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए, ओके, ध्यान रखिएगा, दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए ये चीज़ मिला है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि अब देख लीजिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला भैया, अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए, अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए, ठीक है, और अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए मिला, ठीक है। अभी हाल में नेशनल फिल्म अवार्ड था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मनोज वाजपेयी को मिला, इस तरह से वो चीज़ों को आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है।
क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को, सबसे आपको बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस याद रखिए, बेस्ट फिल्म याद रखिए, ठीक है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट को मिला है, पैरासाइट बहुत जगह बाजी मारा है, ये बहुत अवार्ड इसको मिल चुका है, ठीक है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन को मिला है भाई, हाँ ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इंडियन सिनेमा, हाँ लिटरेचर, देखिए चेतन भगत का बहुत सारे ऐसे बुक इस पर और मूवी बन चुका है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, 3 स्टेट हो गया, ये सारे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि INS कोलकाता, INS तलवार, ये सॉरी ये कहाँ चला गया, सॉरी चलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में RBI के चौथे उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। देखिए अभी इसके पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे, डिप्टी गवर्नर कौन थे भैया, BP कानूनगो, लेकिन अब जो डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं वो बन चुके हैं भैया टी रविशंकर बन चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, अभी RBI के जो 4th डिप्टी गवर्नर कौन बन चुके हैं, टी रविशंकर, वो चौथे उप गवर्नर है। अभी RBI गवर्नर शशिकांत दास है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए RBI की अगर बात करते हैं, RBI का एक्ट आया था, RBI एक्ट 1934, उसके तहत RBI का स्थापना होता है, ठीक है। अभी देखिए बैंक रेट क्या चल रहा है RBI का, मैं सबको बताता हूँ, RBI का बैंक रेट में चल रहा है 4%, और RBI ने GDP को अनुमान दिया कि GDP का जो ग्रोथ रेट है इंडिया का GDP का, वो 10.5% से बढ़ेगा। जब RBI की हमने बात किया है तो हम SBI की भी बात कर लें, SBI ने GDP का ग्रोथ रेट को बताया 10.4, थोड़ा इस पर कम बताया, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि अभी लेटेस्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने GDP को, इंडिया की GDP को बताया है 11% ग्रोथ रेट। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही जैसे अजय सेठ अभी क्या है, तो अजय सेठ अभी है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ, और अजय सेठ को ही बनाया गया डायरेक्टर, किसका भैया, तो डायरेक्टर बनाया है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बनाए गए अजय सेठ को। और अजय सेठ का भी आर्थिक मामले के सेक्रेटरी सचिव है। जैसे कि TB सोमनाथन की अगर बात कर ले तो ये वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। रेखा मेनन जो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है, नेस्कॉम की, सॉरी डबल एस होता है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, रेखा मेनन। टी रविशंकर का मैंने बार बताते हैं कि अभी वो डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर बताया उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि RBI 1934 एक्ट के तहत RBI की स्थापना हुई, और RBI का आपने अब देख लिया कि क्या RBI ने अनुमान किया है, बैंक रेट क्या चल रहा है, SBI ने क्या किया, ये सारे बहुत, इसमें से कहीं ना कहीं एक सवाल तो आपका आएगा, फंसेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बनेंगे इनका जो कार्यकाल होगा ये 3 साल का, ठीक है, 3 ईयर, इनका कार्यकाल कितना होगा भैया, 3 ईयर का होगा, ठीक है। अभी हाल में RBI ने बताया था कि जो भी MD CEO होंगे जो भी प्राइवेट बैंक के, वो अभी बताया था कि 15 साल तक वो उनका कार्यकाल हो सकता है, और एट द एज ऑफ 70 साल या 15 साल जो भी पहले हो जाए उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। ये भी हाल ही RBI ने किया था, मैंने परसों करंट अफेयर मैंने ये चीज़ बताया था, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं की तेज़ी से मदद करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, कौन सा ये शुरू किया, आपको ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। देखिए जो ऑक्सीजन है उसके फास्टर ट्रांसपोर्ट, अभी ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा किल्लत हो चुका है कि अलग अलग विदेशों से ऑक्सीजन आ रहा है, तो विदेश से ऑक्सीजन मंगाने के लिए ये इंडियन नेवी को लगा चलो हम कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं कि भाई काम हो जाए, ऑक्सीजन का जो आपूर्ति उसमें तेज़ी हो पाए और सही से हो पाए। अपने जहाज़ों को इंडियन नेवी ने भेजा है, तो वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है भैया। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये मेरे पेज ऊपर हो गया था, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में क्या है भैया कि जो इसमें है कि INS कोलकाता और INS तलवार 2 शिप को भेजा, एक को मनामा भेजा है और एक को भेजा है बहरीन भेजा है, वहाँ से 40 टन ऑक्सीजन मुंबई लेके आया भी, ठीक, ध्यान रखिएगा।
तो बहुत सारे अपने अपने जो भी शिप हैं इंडियन नेवी का वो भेजेगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भेजा भी है और भेज रहा है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए और भी जो भी चीज़ें वेंटिलेटर ये सब सारी चीज़ की आपूर्ति के लिए कि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हो पाए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो अमाउंट में लाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाना है, तो वो तो फ्लाइट पे संभव है नहीं, तो इसके लिए शिप बहुत ज़्यादा शिप पे आ सकता है, ध्यान रखिएगा। INS ऐरावत को सिंगापुर भेज चुका है। ठीक है, INS जलसावा को बैंकॉक भेज चुका है। जैसे देखिए अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, तो भाई 1 क्या था, भाई 1 के बारे में आपको पता रखना। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 2020 में लॉन्च हुआ था, जब कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग फंस चुके थे भारतीय नागरिक, उनको लाने के लिए ये था, जिसमें 3992 इंडियन को लाया गया था घर सेफली। ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2006 में, 2015 में, 2016 में। ठीक है, ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था। बहुत सारे जो बेरूत में इंडियन फंसे हुए थे, कुछ ऐसा बेरूत में वहाँ पे हिंसा हुआ था, वायलेंस हुआ था, तो बेरूत में बहुत सारे इंडियन फंस चुके थे, तो उसके लिए हुआ था ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन राहत चला था, यमन से कुछ इंडियन को लाया गया था। तो ये सारे जितने भी ऑपरेशन हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऑपरेशन राहत यमन से, ऑपरेशन सुकून बेरूत से। ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारे जहाज़ों को देखते हैं, सब जहाज़ जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए ट्विटर अकाउंट है इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी लॉन्चेज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू ऑगमेंट ऑनगोइंग, ऑगमेंट तो बढ़ा दिया गया, नेशनल मिशन मतलब स्पीड करना है, मिशन डिप्लॉय वारशिप, ये सारी चीज़ें हैं ऑक्सीजन को लाने के लिए। ठीक है, तो फाइट अगेंस्ट कोरोना कोविड-19। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, 1 की तरह भाई कोविड-19 के समय में इंडियन सिटीजन को बाहर से कंट्री से लाने के लिए 3992 सिटीजन को लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मेरा फीवर सही नहीं हुआ है, मेरा अभी तबीयत सही नहीं लग रहा, फिर मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, तो ये आप लोग के लिए भी बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, हु हैज़ रोल्ड आउट अ प्रोजेक्ट टाइटल ऑक्सीजन ऑन व्हील। देखिए ऑक्सीजन ऑन व्हील, अब देखिए इस तरह से अब एक पोर्टेबल होगा, पोर्टेबल गाड़ी होगा, इस पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो गए। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक जगह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, अलग अलग जगहों पे, तो ये पहुंचाने का काम करेगी। ये ऑक्सीजन ऑन व्हील एक तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील स्टार्ट किया गया है आनंद महिंद्रा के द्वारा और करनाल एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के द्वारा। आनंद महिंद्रा ने और आनंद महिंद्रा ने भी ऑक्सीजन ऑन व्हील स्टार्ट किया है, साथ ही साथ करनाल एडमिनिस्ट्रेशन जो हरियाणा है, इन्होंने बोथ 2 और 3 इन्होंने ऑक्सीजन ऑन व्हील स्टार्ट किया है कि हम ऑक्सीजन को सारे हॉस्पिटलों में पहुंचाएंगे और घरों में हॉस्पिटल को पहुंचाएंगे। तो ये स्टार्ट किया गया है, बहुत ही अच्छा काम है ऑक्सीजन ऑन व्हील, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। सारे हम कोविड के बारे में पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, भारत और किन दोनों देशों के बीच में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर, ठीक है, कैसे कैसे विदेश, फॉरेन और डिफेंस स्तर पर, लेवल पर 2+2 वार्ता, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जिसको बोलते हैं। 2+2 वार्ता क्या होता है भैया, कि जैसे कि 2 कंट्री के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भैया कि ये अपने तरफ से 2 मिनिस्टर को भेजेगा, ये अपने तरफ से 2 मिनिस्टर को भेजेगा और ये दोनों मिलके वार्तालाप करेंगे। तो ये 2+2 डायलॉग किसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये रसिया के साथ इंडिया करने वाला, ठीक है, रसिया के साथ। तो रसिया 4th कंट्री बन जाएगा जिसके साथ इंडिया ये वार्ता करेगा, 4th कंट्री जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करेगा, ध्यान रखिएगा। इसके पहले इंडिया ने US के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी कर चुका। ठीक है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता कर चुका है। तो पहली बार रसिया के साथ होने वाला है 2+2 वार्ता, ध्यान रखिएगा। ओके, विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित गई रामायण महाकाव्य की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वस्तुतः उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण द एपिक बाय महर्षि वाल्मीकि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021। ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें मैं जो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पहला बात, ये स्टार्ट कौन करेगा भैया? तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार जो संस्कृति के मंत्री है और जो कहने का मतलब हमारे हाँ ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
जो हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा ये चीज़ स्टार्ट किया गया है, उनके द्वारा ये चीज़ का उद्घाटन किया गया है कि रामायण के ऊपर जो एग्जीबिशन होगा उसे पूरा तरह से रामायण का जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा उसके पूरे सारे एक एक चीज़ को दिखाएगा, स्टोरी ऑफ रामायण दिखाएगा। जैसे कि इसमें क्या भैया टाइटल क्या रखा है, इस एग्जीबिशन का टाइटल क्या रखा है, ध्यान रखिएगा, स्टोरी ऑफ, पहला बात सॉरी, राम कथा द स्टोरी ऑफ रामा थ्रू इंडियन मिनिएचर्स। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग मतलब होता है, ठीक है, 49 मिनिएचर पेंटिंग होंगे जो अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग स्कूल में तो क्या हुआ, वो स्कूल नहीं, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स जो होते हैं जैसे कि गंधारा स्कूल्स हो गए हैं, तो जो भी पेंटिंग का जो उस समय एंशिएंट टाइम में जो भी पेंटिंग का जो डेवलप हुआ था उसको स्कूल से, ये स्कूल ये मत समझिए, ठीक है। तो मिनिएचर्स पेंटिंग, छोटे छोटे पेंटिंग्स होते हैं मिनिएचर पेंटिंग, तो 49 एंशिएंट मिनिएचर पेंटिंग्स इसमें आएंगे अलग अलग जगहों से, जैसे कि जो अभी नेशनल म्यूजियम्स में रखा गया है, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया, तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से वो मिनिएचर पेंटिंग्स को इस एग्जीबिशन में दिखाया जाएगा ऑनलाइन, ये होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया प्रहलाद सिंह पटेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए, मैं तो पर्यटक मामले और संस्कृति मामले के मंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा, ठीक है, ये रमेश पोखरियाल निशंक का भी एजुकेशन मिनिस्टर है, हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे या इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज साइट जो भी है, ये कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो वीडियो पूरा देखेंगे वही तो कमेंट करेंगे, जो वीडियो को थोड़ा सा देख के बंद कर देंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या बोला। The United States Trade Representative recently released the special report 301। अब इसमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट 301 लॉन्च किया गया यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, ठीक है, जिसमें इंडिया को रखा है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर में विथ 8 कंट्री, ठीक है। दिस रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में क्या 301 क्यों नाम, क्योंकि 301 उसका धारा है 301 जो ये जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है यूएस का, उसमें धारा 301 के तहत ये लिस्ट तैयार किया गया है कि यूएस ने तैयार किया। इसमें क्या भाई कि कौन सा कंट्री जो अमेरिका का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अमेरिका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने बता दिया कि आपके दिमाग का जो उपज है, दिमाग का जो आपका इनोवेशंस है उसको बोलते, जैसे कि आपने कोई किताब लिख दिया, आपने कोई कविता लिख दिया, तो वो केवल आपने ही लिखा, वो आपका ही है, आपके द्वारा ही उसका निर्माण हुआ, तो उस पर आपका कॉपीराइट का अधिकार मिलेगा, आपको उस पर आपको पेटेंट मिलेगा। कुछ भी आपने सामान बना दिया तो उस पर आपको पेटेंट का अधिकार मिलता है, तो पेटेंट उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कौन सा देश किस तरह से कर रहा है, मतलब उसको पेटेंट दे पा रहा है, कॉपीराइट दे पा रहा है उस देश के अंदर नहीं, तो अमेरिका अपने लिए रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसमें ये संबंधित है प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कहने का मतलब कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षण और उसके मतलब किस तरह से वो कंट्री के अंदर में वो सारी चीज़ें सही चल रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, कहीं ना वहाँ पे कॉपीराइट का मामला है, कहीं अमेरिका कोई ऐसा सामान है उसको अभी तक पेटेंट नहीं मिला है, कॉपीराइट का अधिकार नहीं मिला, और भी बहुत सारे अधिकार, जीआई टैग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो कौन सा कंट्री किस तरह से काम कर रहा है अमेरिका के मटेरियल्स के ऊपर, अमेरिका कोई भी थिंग्स के ऊपर, वो इस तरह से रिपोर्ट पेश करता है, उसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर में रखा है। इसमें 2 लिस्ट होते हैं, एक वॉच लिस्ट होता है, एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वरीयता। तो इसमें इंडिया का स्थिति सही नहीं बताया, और इंडिया में सही से पेटेंट और कॉपीराइट नहीं मिल पा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल में ही सोयाबीन का नया किस्म, इसका नाम है मैक 1407, इसको विकसित किया, मैक 1407। हाल ही में ही
वैज्ञानिकों ने सोयाबीन का नया किस्म मैक्स 1407 विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। अहिल्या भी सोयाबीन का ही है भैया, ध्यान रखिएगा। VL 832 गेहूं का है, पद्मा ये राइस का है। देखिए मैक 1407 है। अब देखिए सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स, ये पूछा है सवाल एग्जाम में, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है भैया। सोयाबीन का तेल भी होता है, ऑयली भी है उसमें, ठीक है। तो सोयाबीन के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इंडियन साइंटिस्ट रिसेंटली डेवलप अ न्यू सोयाबीन वैरायटी मैक 1047, ठीक है। ये बनाया गया अगरहर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे विथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के साथ, और अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के साथ मिलके इसका डेवलप किया। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, मतलब कहने का मतलब कि हाइब्रिड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 39 क्विंटल 1 हेक्टेयर में इसका निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा। ये 104 दिन लगेगा इसको मैच्योर होने में, और 43 दिन लगेगा 50% फ्लावरिंग में, मतलब 43 दिन में ये 50% इसमें फल कहने का मतलब कि फल फूल हो जाएगा। और 140 दिन में कुल मिला के ये सोयाबीन मतलब कहने का मतलब कि रिप करने लायक हो जाएगा, मतलब काटने लायक हो जाएगा, मतलब उसका हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाएगा 140 दिन में, 104 दिन में। येलो सीड होगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाइट कलर फ्लावर इससे निकलेगा और ब्लैक हाइलम निकलेगा। इसमें 41% प्रोटीन होगा और 19.81% ऑयल कंटेंट। अगर 100 किलो सोयाबीन को अगर हम लाएंगे तो उसमें 19 किलो तेल निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें 41% प्रोटीन होगा। द स्टेम ऑफ न्यू सोयाबीन वेराइटीज थिक, बहुत ही मोटा इसका तना होगा, ठीक है, जिसमें हाइट पोड डिस्टेंसेशन भी स्टिल 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर तक के ये रह सकता है, मतलब कहने का उसका स्टेम, ठीक है। इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस फॉर द पॉड सेकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भाई, ओके। ये सारे इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसको हम मतलब उपजा सकते हैं, हिली रीजन में भी उपजा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को समझिएगा। ये बहुत सारे रेजिस्टेंस पेस्ट कंट्रोल इसमें है, जैसे कि लीफ माइनर, लीफ रोलर है, ये सब सारे इससे मतलब इस तरह से बनाया गया कि पेस्ट जो भी कीड़े मकोड़े इसको बर्बाद ना कर सकता है, इस तरह से इसको डेवलप किया गया है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के शासी प्रदेश ने पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? देखिए अनुच्छेद 311 क्या भैया, अनुच्छेद 311 है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्वेंट है, सरकारी पद पे कुछ भी है, उसको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी इंक्वायरी, बिना इंक्वायरी के उसके पोस्ट से हटा देना, रिमूव कर देना। अच्छा भैया ऐसे क्यों हटा देगा? आप जॉब कर रहे हैं, आपको हटा देगा, क्यों हटा देगा? आप कुछ गलत किए होंगे तब। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य के सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, राज्य की सुरक्षा को, अखंडता को अगर खतरा पहुंचा रहे हैं, तो आर्टिकल 311 का 2 इस्तेमाल करके, जिससे गवर्नर हो गया वो किसी भी आदमी, जैसे कि एक अभी जम्मू एंड कश्मीर में ये कांड हुआ है पहली बार। जम्मू एंड कश्मीर के एक इदरीस जान करके एक टीचर है, इस टीचर को हटाया गया है उसके पोस्ट से, क्योंकि वो उसे बोला गया कि वो तहरीक ए हुर्रियत, ये एक आतंकवादी संगठन है, तहरीक ए हुर्रियत से संबंधित है, इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, इसमें लिप्त है, इसके ऊपर बहुत सारे FIR हुए हैं, तो आर्टिकल 311 के 2 के तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के करेंट अफेयर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद।